अब तक हमने चैप्टर जितना भी पढ़ा ना, तो हमने चैप्टर के अंदर बेसिकली अब ये समझ लिया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये बेसिक टर्म्स जो थे, जो हमें समझने चाहिए थे, वो हमने समझ लिए हैं। अब एक्चुअल में जो हमारी यूनिट है ना, यूनिट का नाम ही था बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब हमें समझना होगा व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, जब आप एक बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को आप किस मोटिव के साथ स्टार्ट करते हो? टू अर्न सम प्रॉफिट, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। तो जब उस बिजनेस के अंदर आप ये चाहते हो कि आपको प्रॉफिट मिले, तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हो? तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं अकाउंटिंग का सहारा। हम अकाउंटिंग करते हैं और उस अकाउंटिंग के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट होती है, वो बनाई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम लिखे जाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर तो हमें ऐसे पता चल गया। क्या एक कंट्री इस तरीके की ट्रांजेक्शन नहीं करती क्या? कंट्री भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, कंट्री भी तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन करती है जो अपनी खुद की कंट्री में भी होती है, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री में भी, और यही ट्रांजेक्शन हम बाहर वाली कंट्रीज के साथ भी तो करते हैं। तो उनसे भी तो कुछ प्रॉफिट और लॉस होता होगा। तो हम जानना चाहते हैं ना कि हमारी कंट्री को उन ट्रांजेक्शन को करने की वजह से प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो ये जानने के लिए एक कंट्री भी क्या बनाती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अभी मैंने आपको बताया कि जब एक बिजनेस को ये जानना था ना कि हम प्रॉफिट पे चल रहे हैं या लॉस पे, तो उसने अकाउंटिंग का सहारा लिया था। इसका मतलब जब एक कंट्री को भी ये जानना होगा ना कि हम प्रॉफिट पे हैं या लॉस पे हैं, तो वो भी अकाउंटिंग का सहारा लेगी। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कहा जाता है? एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है क्योंकि अकाउंटिंग ही आपको ये बताने में मदद करेगी कि आप अपना जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो प्रॉफिट पे है या फिर लॉस पे। तो इसीलिए बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। किस चीज की अकाउंटिंग स्टेटमेंट है? ऑफ सम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अब बिना रिकॉर्ड के आप ये पता लगा सकते हो क्या? अगर आपने अपने बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे, आपने ये नहीं मेंटेन किया कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ कहाँ पैसा लगाया जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, सोर्सेस क्या है और उनका यूज कहाँ हो रहा है, अगर ये आपको पता ही नहीं है तो ये बता पाओगे प्रॉफिट पे और लॉस पे हो? नहीं ना, आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा पहले। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट किस चीज की है? ये ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। किस चीज का रिकॉर्ड है? ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होती है? चारों होती है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अभी ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री मतलब जो उस कंट्री में रह रहे हैं। किसी भी कंट्री में रहने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एक तो आपको उस कंट्री में रहते हुए पिछले साल 182 डेज और मोर पूरे हो गए हो, जैसे कि अभी चल रहा है 24-25 वाला सेशन। ठीक है, तो आपको 2023-24 में अगर आप इंडिया के अंदर 182 डेज और मोर रिसाइड किए तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट कहलाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के लिए देखते हैं। और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि आप अपनी जो एक्टिविटीज है, लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, कैपिटल फॉर्मेशन, ये बेसिक एक्टिविटीज भी अगर आपने वहीं पे रहकर करना शुरू कर दिया है तो आप उस कंट्री के क्या कहलाओगे? रेजिडेंट। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हो रही है बिटवीन द रेजिडेंट और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज। बात समझ आ गई? और कब होना चाहिए? इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और वो पीरियड ऑफ टाइम क्या है? 1 साल, 1 ईयर। हमेशा 1 ईयर बनी के हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब क्योंकि यहां पर आपने ना एक चीज लिख दी है पीरियड ऑफ टाइम, तो जब भी कोई चीज पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होती है ना तो उसे फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक बार और सुन लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। किस चीज की? उन सभी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स की। किस चीज के रिकॉर्ड की? ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो किसके बीच में हो रही है? बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट कब तक के लिए? फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और वो पीरियड ऑफ टाइम कितना है? 1 ईयर। बात समझ आ गई? अब मैंने यहाँ पे बात करी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 4 तरीके की आपको देखने को मिलेगी। यानी कि बाहर वालों के साथ जब आप डील करते हो ना तो 4 तरीके से आप लोग डील कर रहे हो। सबसे पहला तो होता है विजिबल ट्रेड। विजिबल, देख सकते हो, छू सकते हो, यानी कि फिजिकल गुड्स। कि ये जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना सामान का आना भी आएगा इसमें और सामान का जाना भी, बट फिजिकल गुड्स की बात हो रही है तो उसे बोलते हैं हम विजिबल ट्रेड। दूसरा इनविजिबल ट्रेड,
यानी कि जिसको आप देख छू नहीं सकते, और वो क्या होती हैं? सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग की सर्विसेज यूज कर रहे हो, शिपिंग सर्विसेज यूज कर रहे हो, उनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हो सकता है। थर्ड आपने थोड़ा सा रेयर सुना होगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो वन साइडेड होती है, जिसके लिए आपने किसी भी तरीके की कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी है, जैसे कि कोई गिफ्ट मिल जाना, रेमिटेंसेस आ जाना, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं, जैसे एक दूसरे को इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग हेल्प कर देते हैं, डोनेशन आ जाना। तो ये क्या होता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड है, सिर्फ आ रहा है पैसा, बदले में हम कोई भी एक्टिविटी उनके लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और इनका एक और नाम भी होता है अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। ये आपको याद होना चाहिए कि इनका दूसरा नाम क्या है? अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। उसके बाद फोर्थ एक्टिविटी है कैपिटल ट्रांसफर। यहां तक तो आप गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हो, और यहाँ एक ऐसा काम है जिसके लिए आपने बदले में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी। बट कभी कभी आप एसेट्स और लायबिलिटीज में भी डील करते हो, जैसे कि किसी दूसरी कंट्री से लोन ले लेना, कैपिटल रिसीट है। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो, जैसे किसी के लोन की पेमेंट कर देना, या अपना कोई एसेट खरीद लेना, तो वो कैपिटल पेमेंट का पार्ट है। यानी कि ऐसे ट्रांसफर जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉम्पोजिशन में चेंज आए, वो कैपिटल ट्रांसफर्स है। ठीक है, तो ये चार तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलेंगी। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब हमारा बीओपी का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीओपी कैसे वर्क करता है? जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो ये जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो एक सिस्टम फॉलो करती है, विच इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का सिंपल सा एक मतलब होता है कि अगर आप किसी दुकान पे एक सामान खरीदने के लिए गए, सपोज आप किसी बर्गर की दुकान पे गए 30 रुपए का बर्गर खरीदने के लिए, ठीक है, आप अपनी जेब में 30 रुपए लेकर गए। आप जैसे उस बर्गर की दुकान पे रुके, आपने उसे कहा जी भैया जी हमें एक बर्गर चाहिए, उसने आपको बर्गर बना के दे दिया। जैसे ही आपके इस हाथ में 30 रुपए का बर्गर रखा गया, आपने तुरंत अपनी जेब से 30 रुपए निकाल के उसके हाथ में रख दिए। तो जितने पैसे आपके पास से गए, उतने का ही सामान भी तो आपके पास आ गया ना, मतलब सेम पोजीशन में आ गए। कहने का मतलब है जितने पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, उतने ही हमारे पास से आ भी रहे, या तो उतने पैसे आ रहे हैं या उसके पैसों के बराबर कोई सामान या सर्विस आ रही है आपके पास। तो इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री पे वर्क करती है, कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, और वो दोनों एस्पेक्ट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। उन एस्पेक्ट्स को हम अकाउंटेंसी में बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो अकाउंटिंग के लिए कॉमर्स वाले बच्चों को तो डेबिट क्रेडिट पता है, तो आप लोग जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो कैसे डेबिट क्रेडिट को याद करेंगे? क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो, यानी कि पैसों का आना क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। जब जब आपके पास पैसा आएगा, या जब जब फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेज आपके पास आएंगे, यानी कि जिससे सप्लाई होती है फॉरेन एक्सचेंज की, वो क्रेडिट साइड में लिखोगे। एक दो एग्जांपल दे सकते हो कि कब आएगी फॉरेन करेंसी आपके पास? बताया है मैंने। जब हमने अपने एसेट बेचा, इन्वेस्टमेंट फॉरेन रिजर्व्स, गिफ्ट्स, इंपोर्ट अगर आप कहीं से करते हो तो पैसा दोगे या लोगे? एक्सपोर्ट्स, याद है मैंने सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज पढ़ाया है। फॉरेन टूर्स हो गए, ठीक है, कोई हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो इनफ्लोज का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप एक्सपोर्ट याद कर लो, आपको अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है। डेबिट साइड में आते हैं सारे आउटफ्लो या यूजेस, क्या फॉरेन करेंसी का यूज कहाँ कर रहे हो, या आपके पास से फॉरेन करेंसी कब जा रही है, यानी कि जब आप डिमांड करते होगे, जैसे कि इंपोर्ट्स, कहीं बाहर की कंट्री में जाके घूम के आना, बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक है। तो डेबिट साइड में पेमेंट लिखी जा रही है बेसिकली, और क्रेडिट साइड में रिसीट्स। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि क्रेडिट साइड कौन सी वाली साइड है? रिसीट साइड है, और डेबिट साइड कौन सी है? पेमेंट साइड है, ठीक है। अब हमेशा ये डबल एंट्री ये कहता है कि ये हमारी जो डेबिट क्रेडिट होती है कैसे होती है? ऑलवेज बैलेंस्ड। जितने के आपके सोर्सेज या इनफ्लोज होंगे, उतने के आपके आउटफ्लोज और यूसेज होंगे, ठीक है। बट अगर कभी हमें बीओपी के अंदर ये बैलेंस ना दिखे तो क्या हो सकता है? वैसे तो हम कहते हैं ऑलवेज बैलेंस्ड होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल आएंगे, बट कई बार ट्रांजैक्शन ऐसी आपको देखने को मिलेंगी कि बीओपी 3 नेचर शो करेगा। अगर ये बैलेंस्ड है कि जितने रिसीट्स हैं उतनी ही पेमेंट्स है, यानी कि डेबिट क्रेडिट बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे बैलेंस्ड बीओपी कह दोगे। बट अगर कभी आपको दिख रहा है कि रिसीट्स ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, यानी कि क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो ऐसे बीओपी को क्या कहा जाता है? सरप्लस। बट कभी अगर पेमेंट ज्यादा हो गई, रिसीट्स कम हो गई,
तो डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी, यानी कि डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम। तो जब ये दोनों सिचुएशन आएगी ना तो उसको हम करेक्ट करेंगे। वैसे हमें कौन सी सिचुएशन चाहिए? ये, बट अगर कभी ये दोनों सिचुएशन आएगी तो इसको करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बेसिक क्लियर हो गया। आगे का जो हमारा टॉपिक है आज वो है स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, यानी कि जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हो ना तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो आज हमें पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बीओपी के, तो हमारे पास दो साइड्स होती हैं, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, जो क्रेडिट साइड है वो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये वो सारे सोर्सेस को रिप्रेजेंट करेगा जिससे आपके पास पैसा आएगा। किस फॉर्म में? लेकिन फॉरेन करेंसी की फॉर्म में। वहीं पे जो डेबिट साइड है वो रिप्रेजेंट करेगा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहां पर आप ऐसे ट्रांजैक्शंस देखोगे, ऐसे इवेंट्स देखोगे जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है। और एक है हमारे पास यहाँ पे नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट बेसिकली नेट इफेक्ट है कि हमारे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो से क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, अब ये जो आपका बीओपी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे पास टू पार्ट्स है इसके, दो मेन अकाउंट बनाए जाते हैं इसके अंदर। एक का नाम है करंट अकाउंट, तो दूसरे का नाम है कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है? करंट अकाउंट बेसिकली बनाया जाता है उन ट्रांजैक्शंस को लेकर जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, या फिर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हम इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है बट उसका हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोबारा सुन लो, करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो किन पर्पसेस के लिए हो रहा है? वो उन पर्पसेस के लिए हो रहा है जिससे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि ना तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे ना डिक्रीज हो रहे, ना हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी फिर? मतलब ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए हैं और एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं कर रही हैं? तो देखो, सबसे पहले मर्केंडाइज, ये जैसे हम कहते हैं विजिबल ट्रेड, यानी कि अगर आप करते हो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो वो हमारे करंट अकाउंट का पार्ट है। उसके अलावा इनविजिबल ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो सर्विसेज का तो वो भी इसी के अंदर आता है। थर्ड है हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर रिसीट्स, जिसको याद है मैंने आपको बताया था यूनिलेटरल ट्रांसफर। जब मैंने आपको 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पढ़ाई थी तो 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यही थी, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर्स। याद है? तो जो स्टार्टिंग के 3 थी ना बेसिकली, विजिबल ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जहां पर आपके पास पैसा आ भी सकता है और आपके पास से पैसा जा भी सकता है। ये तीनों ही करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। यहां तक क्लियर? देखो जरा, so current account records all the inflows and outflows of foreign exchange arising from the foreign trade। क्यों आ रहा है आपके पास पैसा या क्यों आपके पास से पैसा जा रहा है? क्योंकि आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, और फॉरेन ट्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ट्रांसफर एंड द फैक्टर इनकम्स, अब ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है? जहां पर चाहे इनफ्लो हो रहा है चाहे आउटफ्लो हो रहा है वो वन साइडेड है। अगर किसी ने हमें गिफ्ट दिया तो बदले में हम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे, एट द सेम टाइम अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया है तो उन्होंने भी हमारे लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी है। ये वन साइडेड ट्रांसफर होती हैं, चाहे रिसीव हो रही हो चाहे हम इन्हें पे कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का मतलब है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अगर इनमें से किसी की वजह से आपके पास से कैपिटल, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है तो वो भी आप यहीं पे काउंट करते हो, और इनमें से किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स और लायबिलिटीज पे। ठीक है, और ये सारी ट्रांजैक्शन आप किसके साथ करते हो? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेशन क्लियर? अब देखो, फर्स्ट आया हमारे पास, फर्स्ट आता है हमारे पास विजिबल ट्रेड, जिसमें आप लिख रहे हो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। किस साइड में? क्रेडिट साइड में, क्योंकि जब आप सामान बेचोगे तो पैसा आएगा। वहीं पे आपने लिखा इंपोर्ट ऑफ गुड्स डेबिट साइड में, क्यों? क्योंकि जब आप सामान खरीदोगे तो आपके पास से आउटफ्लो होगा। इनविजिबल ट्रेड, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है ना, और वहीं पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आउटफ्लो को। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि आपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉरेन कंट्री को प्रोवाइड करे जिसकी वजह से आपको रेंट,
वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, अब हम उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, तो आउटफ्लो हो रहा है। ट्रांसफर रिसीट्स, यानी कि भाई आपने कुछ पैसे रिसीव करे हैं अब्रॉड से, चाहे आप एक गवर्नमेंट, ऑफिशियल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ट्रांसफर हो सकती है जैसे कि गिफ्ट्स या ग्रांट्स, यानी कि ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों तरीके के ट्रांसफर्स यहाँ पे हो सकती हैं। इसी तरीके से ट्रांसफर पेमेंट टू अब्रॉड, आपने ट्रांसफर पेमेंट भेजी है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। अब जब आप यहां पर सारी रिसीट्स का टोटल करेंगे, कैसे, 1 + 2, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, दोनों का सम करके आपको क्या मिलेगा, करंट रिसीट्स। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे फर्स्ट यानी कि वही विजिबल ट्रेड का आउटफ्लो और इनविजिबल ट्रेड का आउटफ्लो जब प्लस करेंगे यानी कि करंट पेमेंट्स 1 + 2, तो आपको टोटल मिलेगा करंट पेमेंट्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके नेट इफेक्ट्स क्या होते हैं। जब आप सिर्फ विजिबल ट्रेड का नेट इफेक्ट निकालते हो, यानी कि सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को अगर आप निकालते हो तो उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर आपसे एमसीक्यू, रीजन, असर्शन ये बन के आ सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो बहुत कुछ है। अगर कोई डिफरेंस पूछे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। देखने रहा, इसके अंदर आ रहा है, ये एक महज छोटा सा हिस्सा है उसका, ये जहां पे बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, सर्विसेज नहीं। समझ आ रही है बात। अच्छा, उसके बाद जब आप इनविजिबल ट्रेड का डिफरेंस निकालते हो, कैसे निकालोगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फिर आपने नेट इफेक्ट निकाला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसे आप क्या कहते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर रिसीट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट क्या कहलाती है, नेट ट्रांसफर रिसीट्स। यहां तक जब हम कर लेते हैं तो हमें अपने करंट अकाउंट को बैलेंस करना होता है। जैसे हम नॉर्मल लेजर्स बनाते हैं तो लेजर्स में आप यही तो करते हो, डेबिट क्रेडिट को बैलेंसिंग अकाउंटेंसी के अंदर, तो बिल्कुल यही काम आपने यहाँ पे करना है। आपने करंट रिसीट्स में से करंट पेमेंट को माइनस करना है, तो यहाँ आपके पास आएंगी नेट करंट रिसीट्स यानी कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब ये बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 3 तरीके का हो सकता है। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गए तो बैलेंस्ड है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई, डेबिट साइड कम आई, क्रेडिट ज्यादा मतलब रिसीट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो सरप्लस है, प्रॉफिट है ना, कि आपके पास पैसा ज्यादा आया है और गया कम है। वहीं पे अगर डेबिट साइड बड़ी आई और क्रेडिट साइड छोटी आई तो क्या है, डेफिसिट, ठीक है। तीनों बैलेंस समझ में आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट। जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आप ऐसी ही ट्रांजैक्शन करोगे जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉम्पोजिशन चेंज होगा, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दोज इनफ्लोज and outflows of foreign exchange arising from the change in foreign exchange assets and liabilities of the economy with respect to the rest of the world। यानी कि rest of the world के साथ हम कुछ ऐसी transactions कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे assets और हमारी liabilities में changes आएंगे, ठीक है, क्लियर। अभी जो मैं आपको आगे का स्ट्रक्चर बताऊंगी वो इसके आगे से ही है, ये पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, पूरा ये फॉर्मेट है हमारे बीओपी का। तो अभी यहां तक हमने पहले करंट अकाउंट पढ़ा, फिर कैपिटल की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, अब इसके आगे मैं कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स लिख रही हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। पहली बात तो हम ये समझ लें कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट और डेबिट का मतलब क्या है। जैसे कि हमने करंट अकाउंट में देखा कि डेबिट साइड का मतलब था आउटफ्लो और क्रेडिट साइड का मतलब था इनफ्लो, है यहाँ पर भी यही कि यहाँ पर भी क्रेडिट साइड आपको इनफ्लो रिप्रेजेंट करेगी और डेबिट साइड उसकी आउटफ्लो। बट वो कौन से रीजंस होंगे जिसकी वजह से इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। तो अगर क्रेडिट साइड की मैं बात करूं यहाँ पे, तो जब जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपके पास इनफ्लोज होंगे। लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या, पैसे का आना। वहीं पे अगर आपके एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, इसका मतलब आपने सेल ऑफ कर दिए होंगे या आपके पास आपका पैसा वापस आ गया होगा, तो उसकी वजह से भी तो पैसे आने के चांसेस है ना, तो वो भी आपका इनफ्लो रिप्रेजेंट करता है। इसी का जस्ट अपोजिट आपके आउटफ्लोज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी होगी। अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप एसेट्स को खरीद रहे होगे, तो पैसा तो दोगे ना उसके अंदर। तो ये सोर्स है आपके इनफ्लो का और ये सोर्स है आपके आउटफ्लो का। अब क्या क्या आता है,
कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं तो वह है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से आने वाली इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अब्रॉड में जाके, तो भाई अगर वहां से इन्वेस्टमेंट की गई तो पैसा आया, बट हम अगर जाके करेंगे तो हमें पैसा पे करना पड़ेगा। फोर्थ है हमारे पास फिर बोरोइंग्स फ्रॉम द अब्रॉड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमने बाहर से पैसा उधार लिया तो उसकी वजह से कौन सा एस्पेक्ट निकल कर आएगा, इंक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। या फिर लोन रिकवरीज फ्रॉम द अब्रॉड, आपने फॉरेन कंट्री में लोन दे रखा था, अब वहां से वो लोन वापस आ गया आपके पास, तो वो भी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज इन फॉरेन एसेट्स। तो देखो यहाँ लाइबिलिटी चेंज हुई, यहाँ पर एसेट चेंज हुई, दोनों में से कोई भी एक अगर इफेक्ट आता है तो भी आप उसे कैपिटल अकाउंट में लिखोगे, ठीक है। ये चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी की तरफ से भी हो सकता है। इसी तरीके से लोन गिवन अब्रॉड, अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री को लोन दिया हो तो हमारा एसेट होता है, तो इंक्रीज इन फॉरेन एसेट है। वहीं पे रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन्स, फॉरेन लोन्स की रीपेमेंट कर दी हमने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए। हर कंट्री को अपना एक रिजर्व मेंटेन करना होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। आपने अगर आरबीआई के फंक्शंस पढ़े हो, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, तो उसमें था कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। ये क्या करता है, जितने भी हमारे कैश रिजर्व्स होता है उसे मेंटेन करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है सेंट्रल बैंक उसे मेंटेन करता है। तो अगर सेंट्रल बैंक ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रिलीज किया मतलब कि उन्होंने वहां से पैसा निकाल के हमें दिया है। आप अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किसके पास रखा हुआ है, हमारे कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। तो अगर कंट्री के सेंट्रल बैंक में से रिजर्व्स की कमी हुई, मतलब वो रिजर्व डिक्रीज हुआ, तो उससे हमारे पास आ रहा है ना वो रिजर्व एज अ कंट्री, तो हमारे पास तो इन्फ्लो ही हुआ ना, समझ आ गई बात। इसी तरीके से अगर वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, वो सेंट्रल बैंक का इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हमारे पास से वहां पर पेमेंट जा रही है, हम उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक के कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हम गवर्नमेंट है, मतलब हम कंट्री है, सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ पर काम करने वाला एक फाइनेंशियल सिस्टम है, वो हमें कई बार लोन देता है और कई बार हम अपना पैसा वहां जाके जमा करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, पैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कम होने के या बढ़ने के रीजन क्या होते हैं, कि हमने ये पढ़ा कि जो बीओपी है, बीओपी डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करता है, जहां पर डेबिट क्रेडिट इक्वल आने चाहिए। बट करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर डेबिट क्रेडिट के इक्वल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने एक्सपोर्ट कर रहे हो उतने ही इंपोर्ट्स करो। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कभी आपका जो भी मतलब करंट अकाउंट है उसका बैलेंस सरप्लस में आता है, डेफिसिट में आता है, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है ना। भैया देखो, अगर सरप्लस में आया तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा है, वो एक्स्ट्रा पैसा आप रिजर्व में जमा कर दोगे, तो आपके पास से क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो गया ना। आपके पास आपका करंट अकाउंट सरप्लस में था, एक्स्ट्रा पैसा है, आपने वो पैसा यहां से निकाल के सेंट्रल बैंक को दे दिया कि आप अपने पास रख लो, तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो बढ़ गए, लेकिन आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ ना। बेसिकली इकोनॉमी की साइड से देखो, अपनी कंट्री की साइड से देखो, ठीक है। इसी तरीके से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, डेफिसिट में चल रहा है, इसका मतलब आपको पैसों की जरूरत है। अब पैसों की जरूरत है तो पैसा आपके पास कहां से आएगा, सेंट्रल बैंक देगा आपको, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डिक्रीज करेगा। तो जब वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डिक्रीज करेगा तो आपके पास पैसा आ जाएगा, इनफ्लो होगा। आगे बात समझ में, आप इसका इंक्रीज और डिक्रीज का क्या सिस्टम है बताइए क्लास, क्लियर। हाँ जी, सो डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब आप यहाँ पे सारी रिसीट्स का टोटल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी, कैपिटल रिसीट्स। यहाँ पे सारे पेमेंट्स का टोटल कर दोगे तो आपको मिलेगी कैपिटल पेमेंट। अब बारी आती है नेट इफेक्ट की। अब नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, तो उसका नेट इफेक्ट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद ऐसे ही बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग्स टू अब्रॉड, या लोन रिकवरीज फ्रॉम अब्रॉड और रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन्स, तो उसको आप सिर्फ शॉर्ट में ये लिख दोगे नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, नेट इफेक्ट है ये। ऐसे ही डिक्रीज माइनस इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये क्या लिखा जाएगा, नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है।
इसका जब पूरा आप नेट इफेक्ट का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगी नेट कैपिटल रिसीट्स, और यही रिप्रेजेंट करेगा द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जैसे ये बैलेंस निकलेगा उसके बाद ही हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा बीओपी बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब मैं वन बाय वन थोड़ा सा और डिटेल में आपको कैपिटल और करंट अकाउंट बता रही हूँ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्या होता है, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को आप माइनस कर देते हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, और इसे ही ट्रेड बैलेंस कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ये तीन बातें आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पता होनी चाहिए। अब इस बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो बैलेंस है वो तीन तरीके का हो सकता है। या तो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर हो तो बैलेंस बीओटी बोलोगे, बट अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम है, एक्स एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और एम इंपोर्ट्स को। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो ये सरप्लस बीओटी को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास इनफ्लो ज्यादा हुआ, आउटफ्लो कम। वहीं पे जो डेफिसिट बीओटी है वो आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स कम रह गए हैं और इंपोर्ट्स ज्यादा है। ठीक है, ये तो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अगर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट की बात करें तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? जब आप नेट करंट रिसीट्स में से नेट करंट पेमेंट्स माइनस करते हो। और नेट करंट रिसीट्स में हमने क्या क्या काउंट किया था? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ट्रांसफर रिसीट्स। ठीक, इसी तरीके से नेट करंट पेमेंट्स में हमने क्या क्या लिया? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, अब इसका भी बैलेंस तीन तरीके का आता है। अगर आपकी रिसीट्स आपके पेमेंट के बराबर आ गई तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी रिसीट्स आपके करंट पेमेंट से ज्यादा है तो वो करंट अकाउंट सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका कुछ तो इसका सिग्निफिकेंस होगा ना। अगर कभी करंट अकाउंट सरप्लस आता है तो वो ये सिग्निफाई करता है कि आपका नेशन लेंडर है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेंडर मतलब वो पैसा बांट रहा है, कल को उसे पैसा मिलेगा, यानी कि एक फेवरेबल पोजीशन में है। बट वहीं पर अगर करंट अकाउंट डेफिसिट रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपकी रिसीट्स कम पड़ गई हैं लेकिन पेमेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बोरो कर रहे हो। आपका नेशन अपने बोरोइंग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारी कंट्री के लिए एक अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो यहीं पर हमें पता चल जाता है कि यहीं पे हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन पता चल जाती है कि हमें क्या करने की जरूरत है। अगर हम सरप्लस में है तो हमें क्या करना है, अगर हम डेफिसिट में है तो हमें क्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपको निकालना है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट तो वो कैसे निकलेगा? कैपिटल रिसीट्स में से कैपिटल पेमेंट्स हमें माइनस करनी है, जो हमने वहां पे अभी बीओपी के स्ट्रक्चर में देखी। अब फिर से ये भी बैलेंस तीन तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। या तो ये बैलेंस्ड होगा, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो सरप्लस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस आपको देखने को मिलेगा कैपिटल अकाउंट में अगर रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट से। वहीं पे डेफिसिट में देखने को मिलेगा यानी कि नेगेटिव बैलेंस अगर रिसीट्स कम है पेमेंट से। देखो, कैपिटल करंट अकाउंट की रिसीट्स का ज्यादा होना हमारे लिए एक अच्छी चीज को इंडिकेट करता है, फेवरेबल पोजीशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि वहां पर एक्सपोर्ट्स की वजह से आ रहा है अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस, या ट्रांसफर रिसीट्स की वजह से आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वजह से आ रहा है, तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। बट यहाँ पे जो आपके पास रिसीट्स आ रही है ना, वो पता है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? कि या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है या आपके एसेट्स घटे हैं। तो क्या ये आपके लिए सही चीज है? नाम में तो सरप्लस है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का सरप्लस हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। जहां पे करंट अकाउंट का सरप्लस हमारे लिए एक फेवरेबल पोजीशन को शो करता है कि हम लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। बट वहीं पे एक कैपिटल अकाउंट का जो आपका सरप्लस है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आपके एसेट्स फॉल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी रिसीट्स ज्यादा है। रिसीट्स ज्यादा क्यों है? हो सकता है आपने ज्यादा से ज्यादा लोन ले रखा हो बाहर से, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा अपने एसेट्स बेचते जा रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स आपके कम होते चले जा रहे हैं। तो क्या ये सही है? नहीं ना। तो ये आपके लिए अनफेवरेबल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जो क्लियरली ये दिखाएगा कि दैट देयर इज अ फॉल इन एसेट। ठीक है, उसी तरीके से जो नेगेटिव बैलेंस है, डेफिसिट है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिसीट्स कम है लेकिन पेमेंट ज्यादा है। अब पेमेंट ज्यादा है का मतलब हो सकता है आपने ज्यादा से ज्यादा लोन दे रखा हो फॉरेन कंट्री में। जब हम फॉरेन कंट्री को लोन देते हैं तो हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं ना, और वहीं पे अगर हम अपने लोन की रीपेमेंट कर दें तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे पेमेंट्स हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं।
अगर आप दूसरी कंट्री को लोन दे रहे हो तो आपके एसेट ही तो इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पर डेफिसिट तो फेवरेबल है बट सरप्लस हमारे लिए अनफेवरेबल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि सरप्लस देखते आपको लगे कि नहीं ये तो फेवरेबल कंडीशन है, यहां पे अपोजिट चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बहुत बार यहां पर देखा कि कुछ रिजर्व्स की बात हो रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। तो क्या होता है जरा उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। जब मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया तो उसमें एक पॉइंट आया था ना, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि डिक्रीज इनफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंक्रीज आउटफ्लो को। और मैंने आपको वहीं पे बताया था कि वो सेंट्रल बैंक की तरफ से आप सोचो। तो देखो यही बात आई यहाँ पर, इट रेफर्स टू द ट्रांजैक्शंस बाय द सेंट्रल बैंक दैट कॉज द चेंजेस इन द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। कि सेंट्रल बैंक के पास ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन्ड होता है। तो जब भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से उस रिजर्व में चेंजेस आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यहां पर अगर आपके रिजर्व में से विड्रॉल हो रहे हैं तो विड्रॉल का मतलब है आपका रिजर्व कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डेफिसिट्स पूरे करने पड़ रहे हैं, आपका बीओपी बैलेंस नहीं हो रहा होगा, उसको बैलेंस करने की वजह से आपको डेफिसिट आए हैं और डेफिसिट की वजह से आपको विड्रॉल करना पड़ा। वहीं पे अगर आपको सरप्लस बीओपी दिखता है, ओवरऑल जो बीओपी है आपका, देखो मैं सिर्फ कैपिटल या करंट की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं आपको ओवरऑल जो बीओपी है अगर वो सरप्लस में आता है तो इसका मतलब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे। और इन ट्रांजैक्शंस को हम अकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब होता है, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, कहीं पे एडजस्ट करना ना, कि हमारा बीओपी बैलेंस नहीं हो रहा था तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ी, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी, तो इसीलिए इनका नाम है अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। क्यों? क्योंकि ये हमारे बीओपी को किस पोजीशन में लेकर आ रही है? बैलेंस पोजीशन में। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर लास्ट 3 डिफरेंसेस पढ़ने हैं और तीनों डिफरेंसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ यही 3 डिफरेंसेस हैं जो आपको पढ़ने होंगे और कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कराएंगे। तो पहला डिफरेंस जो हमें पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस का मतलब होता है फ्रीडम, फ्री, और अकोमोडेटिंग का मतलब होता है एडजस्टमेंट। बस इसी वर्ड से आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसको करने के पीछे हमारा इकोनॉमिक मोटिव है। इकोनॉमिक मोटिव मतलब कि हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके हम अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी अर्न करनी है और वो भी प्रॉफिट पे अर्न करनी है। ठीक है, उसके अलावा आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां पर अपना पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? कहीं ना कहीं आपका मोटिव क्या है? पैसे कमाना ना। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस ही ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। ये वॉलेंटरली होती हैं और इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब इनका किसी और ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट वहीं पे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या है? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट के लिए की जाती है और इन्हें बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन। और जब मैंने बात बोली ना कैपिटल ट्रांजैक्शन की, तो कैपिटल ट्रांजैक्शन से मतलब है कि जब भी आप इन ट्रांजैक्शन को करोगे तो आपके फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लायबिलिटीज में चेंजेस आएंगे। ठीक है, which are meant to correct the disequilibrium in the autonomous items of BOP। और ये ट्रांजैक्शंस आपको इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में आ सकता है। क्यों? अगर कभी एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए, इंपोर्ट्स कम हो गए तो बैलेंस नहीं आएगा। आपको पता ना करंट अकाउंट में 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की वजह से हो सकता है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी हो सकता है कभी डेबिट साइड बड़ी आ जाए तो कभी क्रेडिट साइड बड़ी आ जाए। तो इस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए हमें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, नेचर क्या है? ये तो वही इंडिपेंडेंट हो गई, इनका तो कोई लेना देना नहीं है किसी से। बट ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मेंटेन करना है बैलेंस इन बीओपी अकाउंट। हमें बीओपी अकाउंट को इक्विलिब्रियम में लेकर आना होता है, इक्वल करना होता है उसका डेबिट क्रेडिट, हम इसलिए करते हैं। इनको अबव द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है और इनको बिलो द लाइन आइटम्स। ये अबव द लाइन आइटम्स क्यों है? क्योंकि ये वो ट्रांजैक्शंस है जो कैपिटल और करंट अकाउंट में हो रही है। पहले आप करंट अकाउंट बनाते हो फिर कैपिटल अकाउंट बनाते हो, तो वहीं पे हो गई ये ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जब उसका बैलेंस चेक करते हैं
उसके बाद अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स आती है, तो ये बिलो द लाइन आइटम्स कहलाती हैं। ठीक है, इसका बैलेंस, अगर आपकी ऑटोनॉमस रिसीट्स ऑटोनॉमस पेमेंट से ज्यादा आती हैं तो दैट मींस आपका बीओपी सरप्लस में होगा। बट वहीं पे अगर आपकी रिसीट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है, तो आपका बीओपी डेफिसिट में होगा। यहां पे क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल बीओपी का डेफिसिट है या सरप्लस है, हम यहां पर उसको ठीक करते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस का यूज करके, ताकि हम डेफिसिट और सरप्लस को रिमूव कर सकें। ठीक है, बेसिकली यानी कि यहाँ पे तो एडजस्टमेंट हो रही है, ये जो सरप्लस और डेफिसिट है इसको यहाँ पे करेक्ट किया जा रहा है। ठीक, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो इसमें दो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपने लिखा ही है कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। एग्जाम्पल वही एक्सपोर्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, यहाँ पे बोरोइंग्स हो सकती है, लेंडिंग हो सकती है, आपके रिजर्व्स में चेंज आना हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। और जब हम यही बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन कंट्रीज के साथ करते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लेकिन यहाँ पे ट्रेड सिर्फ गुड्स का होता है। अगर आप सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, तो उसे आप बैलेंस ऑफ ट्रेड कहोगे। लेकिन अगर उसके अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती हैं, फिर वो बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं कहलाता। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। और जब हम बात कर रहे हैं विजिबल आइटम्स की, तो विजिबल आइटम्स का मतलब है गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अरे बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पूरी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हो सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। और वो सारी के सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और जितनी भी आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शंस है वो सब भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर आती है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट वाइडर है? बीओपी। ठीक है, सेकंड इसके कंपोनेंट्स क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आप विजिबल आइटम लिख रहे हो, यानी तो यहाँ पे सिर्फ विजिबल आइटम्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर सब कुछ आता है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती हैं, क्योंकि पहली बात तो बीओटी इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं। वहां पे कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन आती ही नहीं है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर तरीके की ट्रांजैक्शन आती है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन हो। तो ये सारी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। स्कोप की बात करें तो ये नैरो है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट, और आप ये भी कह सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट एज वेल। ठीक है, और ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीओटी आता है, इट इंक्लूड्स बीओटी। उसके बाद सेटलमेंट कैसे करते हैं? अगर कभी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस अनफेवरेबल आ जाए तो उसको हम बीओपी के फेवरेबल बैलेंस से ठीक कर सकते हैं। बट ऐसा हम यहां नहीं कर सकते कि अगर कभी आपका बीओपी का अनफेवरेबल बैलेंस आ जाए तो उसे आप बीओटी के फेवरेबल बैलेंस से ठीक नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये काम आप कर सकते हो, इसके अंदर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया डिफरेंस? लास्ट डिफरेंस है हमारा करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो करंट अकाउंट हमारा बीओपी का फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हो, कि जहां पर हम अपनी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, सबसे ज्यादा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं वो करंट अकाउंट में ही करते हैं। So current account records all those transactions related to the export and imports of goods and services and unilateral transfers during a given period of time. यहाँ पर ये तीन चीजों को आप रिकॉर्ड करते हो। बट वहीं पे कैपिटल अकाउंट के अंदर आप उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जो रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रही है, और जिसकी वजह से एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर क्या आ रहे हैं? कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंड, अगर हम पढ़े इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी, तो करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का जो करंट लेवल है ऑफ कंट्रीज इनकम, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह, इसकी वजह से हमारे इनकम लेवल बढ़ता या घटता है। बट कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके कैपिटल स्टॉक में चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है इन एसेट एंड लाइबिलिटीज। कॉन्सेप्ट, ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है और ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्लो और स्टॉक
किस चीज से रिलेट करता है? जब आप किसी चीज को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो तो वो स्टॉक कंसेप्ट होता है, बट अगर किसी चीज को आप पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हो तो वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। कंपोनेंट्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? करंट अकाउंट में अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड होता है। बट कैपिटल अकाउंट के अंदर बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, क्योंकि यहां पर आप एसेट और लाइबिलिटीज के अंदर चेंज लेकर आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट करी हो चाहे वहां से इन्वेस्टमेंट हुई हो, या फिर जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि यूनिट 5 कंप्लीट हुई और आज हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी होता है खत्म। ठीक है।